गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। पूछो क्यों? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ भी नहीं, और हम लोग करने वाले हैं फुल ऑन रिवीजन। राइट? सो रिवीजन करने वाले हैं आज, एकदम तोड़फोड़ रिवीजन। और फिर आज रिवीजन होने के बाद जो भी अपना ये इंश्योरेंस कंपनी का जो एकदम चिल्लर चिल्लर बातें जो बिल्कुल भी ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मायने नहीं रखती, वो बाद में कराऊंगा। बट आने वाला जितना भी समय है, मतलब आज के 2.5 पौने 3 घंटे, आज हर एक चैप्टर इतना मन लगा के पूरी शिद्दत, निष्ठा, श्रद्धा, ईमानदारी, लगन, डेडिकेशन, डिवोशन, जितना भी जो भी कुछ है सब कुछ लगा डालेंगे आज, है ना? और जितना भी जो भी कुछ पढ़ा था उसको एकदम क्या करने वाले, एकदम पक्का पक्का करने वाले हैं। मतलब जितने भी अपने 12-13 टॉपिक्स हुए हैं उन सब पे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो जब अपन कल जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको उसके लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। राइट? एंड होपफुली आई स्टार्ट विद द प्रोफेशनल एथिक्स टुमारो, है ना? सो आराम से बीच में थोड़ा एक नहीं क्या सीए लोगों की किस तरीके से बजाई जाती है एथिक्स में, तो थोड़ा वो पढ़ने में भी मजा आएगा अपने को, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें अपन इतने दिन हो गए ले रहे। सो कुछ तो इंटरेस्टिंग और एक फन पढ़ेंगे कल। सो टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद प्रोफेशनल एथिक्स। सो टुमारोज डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, जस्ट लाइक टुडे। आज अपन क्या करने वाले हैं बच्चों? रिविजन करने वाले। ओके, सो शुरू करते हैं। सीधा या उल्टा? सीधा। सीधा मैं जानबूझ के पूछता हूँ क्योंकि फिर मेरे को उल्टा करने में मजा आता है ना? चलो, सो एकदम शुरुआत में जाते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। आप भी नोट्स खोलना, है ना? और जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं क्लासेस में, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि साला सर हम लोग नहीं थे तो हम लोग आंसर्स नहीं देंगे। आपको सुनना है, आपको देखना है, और फिर आपको बोलना भी है। ऐसे चुप्पी नहीं साधना है आपको। क्या बेटा रैंडम ऐसा मिक्स्ड नको, फिर वो कौन सा कोई कोई क्वेश्चन ऐसे छूट जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप गुस्से में देखते हो मेरे पास। ठीक है? याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत सी चीजें मेरे पास, आपकी सारी यादें हैं। आपके पास है क्या ये यादें? ठीक है, बहुत सारी यादें हैं ये जो आप देख सकते हो। राइट? सो ये कब खोलेंगे? जब आपको याद नहीं आएगा तब। ऐसे तो हम लोग बुक में देखेंगे, और बुक में मतलब देखेंगे तो स्क्रीन पे ये चालू रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको देखना है, आप आंखें बंद करके भी आंसर्स दे सकते हो। मैं सिर्फ एक जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए ही है। ठीक है ना? 1, 2, 3, go. All the best, guys. We can do it. Right? Revision. Let's start. First chapter, chapter number 2, talks about three things. कौन से? Audit, planning. Audit, strategy, and programming. Audit, planning, programming, strategy, planning, programming. कुछ भी बोलो। तो सबसे पहले क्या बनता है? Strategy. उसके हिसाब से क्या बनाते हैं? Planning. And last point क्या कहता है? Programming. बराबर क्या नहीं? Yes. Strategy, planning, and programming. बराबर? Okay. अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताना, प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? सब लोग ने एकदम भारी इन्वॉल्वमेंट लेना है। प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? बोलो। बिकॉज इकोनॉमिक ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्लेक्स, वॉल्यूमिनस एंड टेक्निकल। स्क्रीन पे मत देखना, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते रहना, ठीक है ना? इकोनॉमिक्स ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्लेक्स, वॉल्यूमिनस एंड टेक्निकल। उसके वजह से क्या करना बहुत जरूरी है? प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर प्लानिंग करेंगे तो वी कैन कंप्लीट द ऑडिट इन एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। बताना बच्चों, प्लानिंग अगर करना हो तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन दी नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। बराबर? अगर प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, तो मुझे बताना प्लानिंग में कौन सी बातों को कवर करना चाहिए अपन ने? बोलो फटाफट, आपको याद आता है प्लानिंग में कौन सी? सबसे पहले यू हैव टू एक्वायर द नॉलेज। वेरी गुड, यू हैव टू एक्वायर द नॉलेज। उसके बाद आपको क्या करना होगा? decide the reliability on accounting system and internal control, then accordingly determine nature, timing and extent, and then last point क्या कहता है? coordination। मुझे बताना हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। हेल्प ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स, एच मतलब क्या कहेंगे? होल वर्क इज कंप्लीटेड एक्सपीडियसली। बोलते क्यों नहीं? होल वर्क इज कंप्लीटेड एक्सपीडियसली। ई मतलब क्या? इंश्योरिंग डिवोशन। एल मतलब लिस्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। पी मतलब
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ असिस्टेंट्स, ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स में क्या, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स। वेरी गुड, इजी है यहाँ पे, ओके। उसके बाद अपन आगे 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 बढ़ते हैं और मुझे बताना कि ऑडिट कमेंस करने के पहले अपने को कुछ कमेंसमेंट के पहले कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। वो क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने को, क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कम्युनिकेट विद द रिटायरिंग और द प्रीवियस ऑडिटर। इट इज नॉट ओनली दी प्रोफेशनल बट ऑल्सो दी एथिकल रिक्वायरमेंट। याद आ रहा क्या नहीं आ रहा आपको? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। इट इज नॉट ओनली प्रोफेशनल एज वेल एज दी एथिकल रिक्वायरमेंट। बोलो और एक बार, इट इज नॉट ओनली दी प्रोफेशनल एज वेल एज दी एथिकल रिक्वायरमेंट। बट ये कम्युनिकेशन करने के पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द क्लाइंट। दो बातें होगी, क्या होगा, परमिशन एक तो मिलेगी या तो परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आपको परमिशन नहीं मिली, समझ जाना इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट समथिंग इज अ and audit should not be accepted. But अगर परमिशन मिल गया तो आपको क्या करना होगा, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आपके पास पहले नहीं थी। जैसे क्या क्या हो सकता है, फेलियर टू पे फीस, dubious trading practices और द प्रेशर ऑन द, एकदम आसान है। सो इट प्रोटेक्ट्स द ऑडिटर फ्रॉम द एवर प्रेजेंट रिस्क। खत्म हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब अपने को लेना है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। बराबर, मैं क्वेश्चन देखते जाऊंगा, आप फटाफट आंसर देखते जाना। जब नहीं आएगा पढ़ेंगे बुक में, उसको वापस से याद करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब हर एक पेज इन पेज पक्का करके आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना? आज का फुल डेडिकेशन है आज। सो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन सा एसे नंबर, एसे 210। बोलो एसे 210। इट टॉक्स अबाउट अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एसे 210 इट टॉक्स अबाउट अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ, वेरी गुड। तो ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करता है। तो सबसे पहले आपको एंगेजमेंट लेटर में क्या डिफाइन किया जाएगा, स्कोप। स्कोप के अनुसार क्या करोगे, प्लान एंड परफॉर्म। चार्ट देखने की इच्छा है क्या? नहीं बोल सकते, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बोलो, तो सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, स्कोप। स्कोप में दो चीजें, प्लान एंड परफॉर्म, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, प्लान एंड परफॉर्म। प्लान करने के लिए सबसे पहले बोलो ना, बेसिस ऑफ फीस। उसके बाद बोलो बोलो, ऑडिटर्स लाइबिलिटी। दो चीजों की वजह से, कौन सी दो तीन चीजें बोलो, ऑडिटर्स लाइबिलिटी, ऑडिटर्स लाइबिलिटी, ऑडिटर्स लाइबिलिटी, पीयर रिव्यू। बराबर, बोलो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 600, 610, 620 एंड इनहेरेंट लिमिटेशन। किसके इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑडिट के एंड इंटरनल कंट्रोल के। अब परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम करके क्या जनरेट होगा, वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स में क्या क्या आएगा, फर्दर अग्रीमेंट्स प्लस 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 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर। बराबर, एंड लास्ट पॉइंट कौन सा AS4, याद है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बराबर, एंड एक पॉइंट जो हमेशा पहले भूलते थे, अब याद है क्या वो, वेरी गुड, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। वेरी गुड, ऑसम। अब उसके बाद अपन अभी ऑडिट कमेंट्स करेंगे। सो वी हैव टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, वी हैव टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। नॉलेज नहीं बोलने का, वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट, इंफॉर्मेशन। बोलो फटाफट, A for accounts manual, B for हाँ, बुक एंट्री बोलने का नहीं अभी, वो दूसरा है वो। A for अकाउंट्स मैनुअल, B for नेचर ऑफ बिजनेस, C for कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, D for डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल हिस्ट्री, E for फिजिकल एग्जिस्टेंस, F for कॉपीज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, G for गॉडमैन, H for हायरार्की, I for इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब उसके बाद अपन करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। बोलो, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस कैसा लेने का रे बच्चों, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस सबसे पहले एक कौन था, पेपर। याद आ रहा है क्या सब कुछ, ऐसे ऐसे दिख रहा सामने। बोलो सबसे पहले क्या, पेपर। तो फर्स्ट क्या, मिनट बुक्स, उसके बाद वर्किंग पेपर्स। बराबर, याद आ रहा है क्या, वर्किंग पेपर्स एंड मिनट बुक। उसके नीचे दो पार्ट्स थे, एक है रिपोर्ट्स और दूसरा है मैनुअल्स। रिपोर्ट्स कौन से, इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स। मैनुअल्स कौन से, ICI एंड दूसरा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। वो चार लोग कौन थे, चार लोगों के साथ क्या करना अपने को, बोलो डिस्कशन विद द क्लाइंट। अकेला व्यक्ति कौन था, पर्सन प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज। श्योर हो आप लोग, फिर कहां जाना है अपने को, विजिट द क्लाइंट्स प्रीमाइसेस एंड फैसिलिटीज। याद आता है कि आपको। उसके बाद क्या कहता है, वेरी गुड, स्टेट ऑफ इकोनॉमी अफेक्टिंग द क्लाइंट। अब डिस्कशन विद द क्लाइंट के साथ क्या क्या करना है, वो कौन से थे, लाल हरा नीला। बोलो ना बच्चों,
वो दो लाल कौन है, दो लाल कौन है? रिलेटेड पार्टीज। हरा क्या करने वाला है? हरा क्या करने वाला है? इंटरनल ऑडिटर। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है? नीला मतलब पर्सन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, है ना? क्लाइंट्स पर्सन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। कुछ पॉइंट रहेगा क्या इसमें? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। चेंजेस इन व्हाट? MBA। भूलना नहीं, वो नीचे का विजन क्रिएट करना है आपको। पर्सन प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज के बाद चेंजेस में क्या चेक करना है? MBA। बोलो ना वापस एक बार। MBA। M मतलब क्या? मैनेजमेंट। B मतलब बिजनेस डेवलपमेंट्स। और A मतलब, बोलो ना, बोलो ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, उसके बाद अगर बिजनेस डेवलप होगा तो और किस में चेंज होगा? हाँ, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। पॉइंट्स खत्म हो गए क्या सारे? यस। New and old premises and accordingly decide the scope and timing of examination. Very good. उसके बाद formulating the audit program। आता है ये formulating the audit program? आता है आपको? Formulating the audit program, you can do it, I know it, you can do it. Formulating the audit program, मेरे पास आंखों में आंखें डाल के देखना। First अपन देखेंगे nature of the organization, organization of the business, whether it is fat मतलब क्या? Financial, accounting and technical। याद है ना आपको? आपको सबसे पहले देखना है nature of the organization, whether it is about its financial, accounting and technical। उसके बाद अपन क्या करेंगे? Overall plan। काय को ओवरऑल प्लान करते हैं? फॉर द सिस्टमैटिक अप्रोच। उसके बाद उसके नीचे 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल के नेक्स्ट वो उसके 3 पॉइंट है। पहले मेन पॉइंट बोलो, इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बोलो। कैसे तो भी हो रहा है मुझे आपके ऐसे जुबान पे, आप बोल नहीं पा रहे हो, बोलो। अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोसीजर। झूठ मत बोलना। उसका आंसर बोलो CPT। याद है वो CPT? उसका उसके अंदर के पॉइंट है बराबर। पर्पस, टर्म, टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एंड क्लाइंट्स हिस्ट्री। तो उसके ऊपर क्या था? और उसके नीचे भी एक पॉइंट था। फिर याद है अपन ने उसके नीचे पढ़ा था, मैं आपको याद दिला रहा हूं बट मैं हेडिंग नहीं बोलूंगा आपको। याद करने की कोशिश करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पोगा, पोबा। याद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको वो 2 पॉइंट, अब देखो मैंने अंदर का पॉइंट बोल दिया, CPT और पोगा, पोबा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो 2 पॉइंट को बोलना है। कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कम ऑन। धोखा हुआ है मेरे साथ, कहां गया रे? देखो, बोलो। इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन, दिख रहा है क्या आपको? इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। आपने उल्टा उल्टा बोल रहे थे आप लोग, है ना? ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कुछ भी बोल रहे थे। अब ध्यान से देखना, उसके ऊपर देखना और फिर जवाब देना। क्या लिखा हुआ है? बोलो ना। इंफॉर्मेशन अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन, बोलो और एक बार। इंफॉर्मेशन अबाउट दी, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बराबर। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट क्या कहेंगे? पॉलिसीज। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। क्वेश्चन क्या था ये? आज एक एक चीज पक्का करके जाएंगे घर पे। क्वेश्चन क्या था ये? क्या है? सुना ही नहीं आया मुझे। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। आप बोल सकते हैं कि आप लोग पूरा पूरा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम पूरा पूरा बोल सकते हैं? यस, चलो मैं आपके लिए रुका हूं, मस्त बोलना। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेचर ऑफ business organization, we have to know about its financial, accounting and technical। श्योर हो आप लोग? ठीक है। उसके बाद अपन आगे जाएंगे और क्या करेंगे अपन? बोलो ना, क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट पॉइंट, ओवरऑल प्लान। व्हाई डू वी डू ओवरऑल प्लान? फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच बराबर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 3 बातें कौन सी? इंटरनल कंट्रोल, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड अब बोलो, इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। हेडिंग्स क्लियर एकदम? अब अंदर के पॉइंट्स पे आना पड़ेगा आपको। यस, चलो लेट्स डू इट। नेक्स्ट पॉइंट अंदर के क्या कहेंगे बच्चों? नेचर ऑफ बिजनेस, याद है आपको? ओ बोलो ना कुछ तो भी। नेचर ऑफ बिजनेस क्या लिखा था? ऑडिटर सबसे पहले कहां जाएगा? क्लाइंट्स ऑफिस। याद आ रहा है क्या? स्क्रीन पे देखना। नहीं, मुझे मालूम है जो नहीं याद आएगा मैं दिखाऊंगा फटाफट। स्क्रीन पे फोकस होना चाहिए। सबसे पहले क्या कहता है? ऑडिटर विल गो टू द क्लाइंट्स ऑफिस एंड सी द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच द पेपर्स पास एंड द टाइटल गिवन टू द ईच रिकॉर्ड। प्लस वो टेक्निकलिटीज के बारे में कैसे पता चलेगा उसको? बाय विजिटिंग द फैक्ट्री।
याद है, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। उसके बाद आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट, ओवरऑल प्लान। फर्स्ट क्या बनाएंगे? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच। पहला क्या बनेगा? प्लान या प्रोग्राम? फर्स्ट प्लान एंड देन प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम में चेंजेस करने तो आपको पहले चेंज करना होगा प्लान में। कुछ याद आता है सर? डिस्कशन करा हुआ। वेरी गुड। सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर, याद है क्या आपको? बोलो क्या कहता है? ऑडिटर वांट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बट ये अश्योरेंस जो ऑडिटर को चाहिए, ये कौन प्रोवाइड कर सकता है? इंटरनल कंट्रोल। सो इसीलिए क्या इंटरनल कंट्रोल को चेक करना अनिवार्य है क्या? हाँ, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए क्या क्या देखेंगे कि देयर इज नो ओमिशन, बराबर, इट इज प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड इट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड। इट इज प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड इट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड। तो ये चीज अचीव करने के लिए अपन इंटरनल कंट्रोल का कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं कर सकते। शुरुआत से यहां तक वापस से आएंगे एकदम अच्छे बच्चों से। मुझे बताओ, ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस कैसा चाहिए? बोलो, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये अश्योरेंस आपको कैसा चाहिए? कि दैट प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हैव बीन व्हाट? ऑथराइज्ड एंड रिकॉर्डेड। द ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड रिकॉर्डेड। द ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड रिकॉर्डेड एंड देयर इज नो ओमिशन। सो ये अश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कि दैट दे आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड, दे आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, ये आपको प्रोवाइड करने के लिए कौन मदद करेगा आपको? इंटरनल कंट्रोल। सो क्या इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन करना अनिवार्य है क्या? यस। सो कौन से 3 स्टेजेस में? देख के बोलना है, बिना देख के बोलेंगे? बोलो, बिना देख के बोल सकते, इजी है। 3 स्टेजेस में करते हैं। सबसे पहले रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, उसके बाद टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। याद आया नहीं आया आपको? बोलो वापस एक बार, रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। याद है? अब मुझे बताना, रिव्यू और प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन में क्या करेंगे अपन? come on, we will understand what the entity, its environment including its internal controls, याद है क्या? नहीं? and फिर we'll do the risk assessment process ना, we will understand the flow of transactions। और फिर क्या करेंगे उसके बाद? नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने से 2 बातें पता चलेंगी, एक तो इंटरनल कंट्रोल्स रिलायबल है या नहीं है, दैट इज वेदर इट इज गुड और बैड। So testing of internal control से पता चलेगा whether they can be relied or not relied. If it can be relied, you have to continue. But if it cannot be relied, आपको क्या करना होगा? आपको modify करना होगा nature, timing and extent। याद है आपको? वापस एक बार शुरुआत से, आपको क्या क्या देखना है? You have to gain an understanding of the flow of transactions and efficiency and effectiveness of the controls to see whether controls are operating for a particular point of time or throughout the period। यस उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे। ये तो ठीक है। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस में क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू टेस्ट द इंटरनल कंट्रोल्स एंड टू सी वेदर दे फंक्शन इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड। 2 बातें होंगी, एक तो दे कैन बी रिलाइड और दे कैन नॉट बी रिलाइड। इफ दे कैन बी रिलाइड, ओके। इफ दे कैन नॉट बी रिलाइड, क्या होगा? असर्टन वेदर देयर अनदर कंट्रोल्स एग्जिस्ट एंड अकॉर्डिंगली मॉडिफाई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। इजी एकदम। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? क्या? इवैल्यूएशन, टू चेक वेदर कंट्रोल्स कैन बी रियली रिलाइड अपॉन एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। मेक श्योर वेदर इट इज अफेक्टिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट कर रहा है बट बिकॉज ऑफ व्हाट? इनहेरेंट डिफेक्ट है या तो नहीं है। अगर इनहेरेंट डिफेक्ट है सो बोलो क्या होगा? बोलो ना, बोलो ना, इनहेरेंट डिफेक्ट है तो क्या होगा? यस, तो एक्सटेंड द एरिया ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, रिपोर्ट दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, बराबर। बट अगर ये इनहेरेंट डिफेक्ट के वजह से नहीं है और ऑडिटर कंट्रोल से सहमत है, बराबर, तो उसको क्या करना होगा? सिर्फ मैनेजमेंट को 265 के तहत, याद है क्या? कम्युनिकेशन ऑफ वीकनेसेस 705 नहीं बोलना है ना, 265 के तहत उसको कम्युनिकेट करना होगा वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल। यस और नो? यस और नो? नहीं याद आ रहा? देखो ना स्क्रीन पे सब कुछ दिखा रहा हूं आपको। ओनली स्टेट द रिजल्ट ऑफ हिज फाइंडिंग्स टू द मैनेजमेंट। एसे 265 विच टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट। हाँ या ना? हाँ या ना? कॉन्फिडेंस आ रहा? थोड़ा थोड़ा करते करते सेंचुरी मारेंगे आज एक एक करके, ठीक है ना? चलो और एक बार हो जाए शुरुआत से। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन क्या था?
फास्ट फास्ट एकदम फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, बोलो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. सो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के पहले जो मेन 7 पॉइंट्स थे खट्टाक करके बोल देना. फर्स्ट पॉइंट, nature of business or organization, check whether it is about the financial, accounting and technical overall plan. Then internal control, size and nature of the organization and information about the organization and accounting and management policies. अब प्रॉब्लम कहां पे आई थी? इंटरनल कंट्रोल्स में. सो इंटरनल कंट्रोल्स को वापस एक बार बिना देखे अभी अपन बोलेंगे. एक बार देख के बोला, अभी बिना देख के बोलेंगे. बोलो सबसे पहले क्या करेंगे? रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस एंड नंबर 3 इज इवैल्यूएशन. सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसमें? बोलो बोलो बोलो. Gain an understanding about the effectiveness and efficiency of the controls and the flow of transaction, whether they are operating properly for the period or for a particular point of time or throughout the period. ठीक है. उसके बाद आगे बढ़ते. टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस मींस टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स. सो यहाँ पे दो बातें होगी. द कंट्रोल्स कैन बी रिलाइड और कंट्रोल्स कैन नॉट बी रिलाइड. इफ कंट्रोल्स कैन बी रिलाइड यू कंटिन्यू, इफ कंट्रोल्स कैन नॉट बी रिलाइड you check for another controls and if not modify the nature, timing and extent. उसके बाद आगे जाते हैं इवैल्यूएशन. चेक वेदर द कंट्रोल्स कैन बी रिलाइड अपॉन. याद आ रहा है क्या? सिर्फ मैं बड़बड़ कर रहा हूं? नहीं ना. चेक वेदर द कंट्रोल्स कैन बी रिलाइड अपॉन. सो कंट्रोल्स रिलाइड अपॉन है, सो यू हैव टू चेक वेदर दे आर रिलायबल और नॉट. देन आर दे अफेक्टिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू एंड वेदर दे अफेक्ट द whether they affect the true and fair view because of the inherent defect. दो बातें होगी. एक तो हाँ अफेक्ट करता है इनहेरेंट डिफेक्ट के वजह से, या तो नहीं अफेक्ट नहीं करता. ठीक है ना. इनहेरेंट डिफेक्ट है या नहीं है. बट इनहेरेंट डिफेक्ट होने के बावजूद अगर ऑडिटर सहमत है, ध्यान से सुनना, इनहेरेंट डिफेक्ट होने के बावजूद ऑडिटर सहमत है, ऑडिटर अग्रीज दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड बट देयर इज इनहेरेंट डिफेक्ट, वो सिर्फ क्या करेगा? जस्ट कम्युनिकेट इट टू द मैनेजमेंट. ऐसे नंबर 265. बट अगर वो सहमत नहीं है और वो क्या बोलता है? ट्रू एंड फेयर को अफेक्ट भी करता है. सो ही विल मॉडिफाई द nature, timing and extent, and still not satisfied, he will state that books of accounts are not properly maintained. बराबर. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा तो कॉम्प्लेक्सिटी कम या ज्यादा? फटाफट बोलो ना. ये तो कितना इजी है. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग भी ज्यादा. बराबर के नहीं? और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम तो कॉम्प्लेक्सिटी कम, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग भी कम. बराबर. इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, तीन बातें लिखी थी. कौन सी? सीपीटी. बोलो और एक बार. सीपीटी. सी मतलब क्लाइंट्स, क्या क्या क्या? क्लाइंट्स हिस्ट्री. पी मतलब पर्पस. टी मतलब क्या? टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज में कौन सी बातें करेंगे अपन? बोलो ना. बोलो बोलो. पोगा पोबा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्टॉक्स. बराबर. फिक्स्ड एसेट्स. ये सारी चीजें अपन चेक करेंगे. सो ये हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. ठीक है. उसके बाद एग्जामिनेशन इन डेप्थ, सिलेक्शन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस एंड वेरीफाइंग देम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. ट्रू और फॉल्स? What is examination in depth? Selection of all transactions and checking them from start to end. या क्या कहेंगे? देखना. Selection of few transactions and verifying them from start to end is called as examination in. Very good. उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहां से. ड्रॉइंग अप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. भूलना नहीं, छोटे छोटे चीजें भी. ऑडिट प्रोग्राम को ड्रॉ कैसे करेंगे? 3 स्टेजेस में. सबसे पहले क्या करेंगे? देख देख के बोल रहे क्या आप लोग? मत देख देख के बोलना. मैं सामने रख रहा हूं क्वेश्चन, बस बोलो क्या करना होगा. सबसे पहले ब्रॉड आउटलाइन, फिर उसमें रिव्यू करेंगे. रिव्यू करने के बाद उसमें चेंजेस करेंगे एंड फिर कोई स्पेशल पॉइंट्स होंगे तो वो भी उसको चिपकाते रहेंगे. हाँ या ना? वापस से बोलना. बोर्ड पे देखिए. फर्स्ट पॉइंट, टू बिगिन विथ बॉक्सेस में डाला हुआ है सारे पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रॉड आउटलाइन. फिर उसको पीरियोडिक बेसिस पे रिव्यू करना एंड फिल अप दी डेफिशिएंसीज. एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है? And after the detailed checking formality is over, also put the special procedures. बोलो वापस एक बार. How to draw the audit program. 3 बातें. कौन से? सबसे पहले broad outline. याद आता है? ऐसे कुछ अपने डिस्कशन करा था. सबसे पहले broad outline. सेकंड पॉइंट, रिव्यू एंड फिल द डेफिशिएंसीज. नंबर 3, स्पेशल प्रोसीजर्स. एकदम आसान है. उसके बाद मुझे बताना सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट के केस में, ये सब आता है आपको. सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट के केस में ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी होगी, मतलब कब आपको रिव्यू करना होगा, चेंजेस करने होंगे.
देखो, सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट द प्रोग्राम शुड बी रिव्यूड, तो कौन से केसेस में रिव्यू करेंगे? एक तो क्या हो गया, नहीं वो तो नीचे है रे, वो तो नीचे एग्जाम्पल्स व्हेन द ऑडिट प्रोग्राम नीड्स टू बी मॉडिफाइड। सवाल क्या है, कौन से समय पे कौन से सिचुएशन में आप ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करोगे? सबसे पहले क्या कहता है वो, आपको जो प्रीवियस एंगेजमेंट से एक्सपीरियंस मिला वो, आपके करंट ईयर के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है वो, और स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स क्या है वो। देखो ना जल्दी जल्दी, एक्सपीरियंस, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द बिजनेस एंड इंटरनल कंट्रोल्स। बोलो वापस एक बार, ऑडिट प्रोग्राम को आप कब कब रिव्यू करोगे? सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट्स में। सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द बिजनेस एंड एवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। और एक बार बोलेंगे, ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू कब कब करेंगे? बोलो, ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू कब कब करेंगे? नंबर 1, बोलो ना, एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट्स। बोलो वापस एक बार, एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट्स। सेकेंड, इंपॉर्टेंट चेंजेस। एंड नंबर 3, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या 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 कहेंगे? बोलो ना, कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड, चेंजेस इन दी इंटरनल कंट्रोल्स, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, क्योंकि उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए तो उनका इवैल्यूएशन के आधारित पे रिव्यू करेंगे। अब मुझे बताना कि कौन से समय पे आपको ऑडिट प्रोग्राम को अल्टर करना होगा। ये पॉइंट्स आपको आते हैं। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर। उसके बाद बोलो ना, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक, बुक डेट्स, इंटरनल कंट्रोल्स, और कुछ? हाँ, वेरी गुड। एंड दी सस्पिशन। आगे बढ़ते हैं, हाउ विल यू डेवलप दी ओवरऑल ऑडिट प्लान। मस्त है, 16 पॉइंट आपको बताना है। हाउ विल यू डेवलप दी ओवरऑल ऑडिट प्लान? बोलो, टर्म्स ऑफ, याद आता है क्या? यस, एकदम इजी है। बोलो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल रिक्वायरमेंट। शुरुआत से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन दी अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted by the client। नहीं याद आ रहा? फर्स्ट पॉइंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted by the client। दो बातें होगी, इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज। बोलो और एक बार, इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज। एंड दूसरा, डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। फिर क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एरियाज बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। मटेरियल है तो स्पेशल अटेंशन, मटेरियल है तो स्पेशल अटेंशन, मटेरियल है तो स्पेशल अटेंशन। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ 600, 610, 620। फिर क्या करेंगे? रोटेशन ऑफ एम्फोसिस, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। कुछ कुछ याद आता है क्या आपको? नहीं सर, हमें नहीं याद आ रहा है। आ रहा है क्या? बोलो, आ रहा है या आ गया? हाँ बोलो फटाफट, एक बार देख के बोलने की इच्छा होंगी जिसको भी, सो वो देख के बोलेगा। चलो 1 2 3 गो। पूरा कचरा कर दिया बोर्ड पे। यस गाइस, चलो टेल मी, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, याद है ना क्वेश्चन? डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। चलो बोलो, फर्स्ट पॉइंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आता ना आपको? बोलो फटाफट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल रिक्वायरमेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एरियाज बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। मटेरियल है तो स्पेशल अटेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ 600, 610, 620, रोटेशन ऑफ एम्फोसिस, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। इजी एकदम, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मुझे बताना, हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू डिजाइन दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। याद है आपको? देख के बोलना है एक बार, देख के बोलना है एक बार। इच्छा हो रही है? चलो ठीक है, देख के बोलेंगे। हाउ टू डिजाइन एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। याद है आपको? ऑडिट स्ट्रैटेजी का एकदम बहुत ही मस्त है, खूबसूरत, देखो तो कैसा डायग्राम बनाया था, याद है आपको? ऐसा ऐसे कुछ बनाया था। चलो फटाफट एक इस बार देखने का मौका मिलेगा, इज्जत में देखने का और फिर आगे बढ़ने का, ठीक है ना? बोलो, क्या कहता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं अपन? फॉर बेस्ट रिजल्ट्स एट द लोएस्ट कॉस्ट। ईमानदारी से, जब देख के बोलना है तो देख के बोलना है, बट हर एक क्वेश्चन आज जो पढ़ेंगे पूरा पक्का करेंगे, 12 चैप्टर, कसम से बोल रहा हूं। बोलो फर्स्ट पॉइंट, ऑडिट स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं अपन? ऑडिट स्ट्रैटेजी फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बोलो ना बच्चों, क्यों बनाते हैं? फॉर बेस्ट रिजल्ट्स एट लोएस्ट कॉस्ट। तो उसके लिए ऑडिट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स व्हाट? फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स है?
है ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। अंदर का कंटेंट कुछ याद आ रहा है? ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, तो क्या क्या होना चाहिए नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में? कमन 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 क्या कहता है? सबसे पहले ऑडिटर शुड असेस द रिस्क, दैट रिस्क असेसमेंट विल हेल्प हिम टू प्लान एंड परफॉर्म, एंड प्लान एंड परफॉर्म के बाद इवैल्यूएट ऑडिट एविडेंस एंड इट विल गिव बेटर सर्विस टू क्लाइंट। वापस से एक बार क्वेश्चन, आप बुक में नहीं देखोगे, जो भी है बोर्ड पे देखोगे, जो मैंने पढ़ा था ये चीजें याद आएगी आपको, कॉन्सेंट्रेट करना। क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं अपन? डिजाइनिंग ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। बोलो और एक बार, डिजाइनिंग ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। अरे बोलो ना, डिजाइनिंग ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी को कैसे डिजाइन करेंगे? सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी क्यों बनाएंगे? फॉर बेटर रिजल्ट्स एट द लोएस्ट कॉस्ट, बराबर। सो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। नंबर 1, ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। दिस नॉलेज विल हेल्प यू टू असेस द रिस्क, दिस रिस्क विल हेल्प यू टू प्लान एंड परफॉर्म एंड इवैल्यूएट ऑडिट एविडेंस एंड गिव बेटर सर्विस टू क्लाइंट। सो ये नॉलेज किसके किसके पास होना चाहिए? देखो नीचे, the staff should have adequate knowledge, उसके बाद he should understand the need of audit and he should, देख के बोलो ना, क्यों दिमाग लगा रहे? देख के बोलो, he should what? Be alert and share information, बराबर कि नहीं? He should be alert and share information to the other audit staff। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं क्या आप लोग? बोल सकते हैं क्या? जो लोग बाद में जो नहीं, वो लोग देख देख के एटलीस्ट ट्राई करो बोलने का, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, हाउ आर वी गोइंग टू ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ द बिजनेस? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए नॉलेज लेना है। सबसे पहले क्या? द नॉलेज विल हेल्प यू टू असेस द रिस्क, रिस्क असेसमेंट विल हेल्प यू टू प्लान एंड परफॉर्म, प्लान एंड परफॉर्मिंग, उसके बाद इवैल्यूएट द ऑडिट एविडेंस एंड गिव बेटर सर्विस टू द क्लाइंट। इजी एकदम, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बोलो बोलो बोलो। स्टाफ को क्या करना है? द स्टाफ शुड बी व्हाट? Should have adequate knowledge, he should understand the need of the audit and he should be alert and share information with the other audit staff। सो ये नॉलेज लेने के बाद उसे क्या पता चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं आगे। कहां गया अगला पॉइंट? सो ही इज सपोज टू डू व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स दो जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। एट द it is a attention directing process but used where बच्चों? at planning stage and overall review stage। अभी अपन कहां कंसिडर कर रहे हो उसको? at the planning stage। so क्या कहता है at planning stage? it is what बच्चों? बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑब्टेन। तो इसके लिए अपन वहां से यहां आए। उसके बाद क्या कहता है? इट हेल्प्स द ऑडिटर टू असेस द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स एंड इट गिव्स व्हाट? रिस्क इंडिकेटर्स। ये तो आपको याद है, इट गिव्स व्हाट? द रिस्क इज इंडिकेटर्स। ठीक है, चलो वापस एक बार ये दो पॉइंट आपको बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन क्या है? जल्दी जल्दी क्या पढ़ रहे अपन? क्या? डिजाइनिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाना है अपने को। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है ऑडिट स्ट्रैटेजी को? ऑब्टेनिंग द नॉलेज, एकदम क्विक अभी, ऑब्टेनिंग द नॉलेज, प्लान एंड परफॉर्म, sorry, obtain the knowledge, risk assessment, plan and perform, evaluate the audit evidence and better quality of service to the client. Staff should have adequate knowledge, understand the need for audit, and third point क्या कहता है? Be alert and share information to the other audit staff. And then based on the knowledge you do what? Analytical procedures. It is basically the attention directing process used in two stages. Number one is to planning and then the overall audit stage, overall review stage। प्लानिंग के केस में क्या करना होगा? इट इज बेस्ड ऑन दी नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। सो उसमें अपने को पता चलेगा द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स एंड विल गिव द की एस्पेक्ट ऑफ रिस्क इंडिकेटर्स। तो जैसे इस रिस्क के बारे में पता चली तो अपन क्या करेंगे बच्चों? इवैल्यूएशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क। दिस इवैल्यूएशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क याद है वो अपन ने पहले बीच में का लाइन पढ़ा था, क्या कहता है? इवैल्यूएशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क इज बेस्ड ऑन व्हाट? द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट, प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। सो बोलो वापस एक बार, इनहेरेंट रिस्क को अपन कैसे इवैल्यूएट करेंगे बच्चों? इनहेरेंट रिस्क को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? प्रोफेशनल जजमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड evaluation of controls established by the management। याद आता है आपको? evaluation of controls established by the management। okay, so first headings बोलना भी, 3 headings। obtaining the knowledge, याद है अंदर के points। then we have to do what? do the analytical procedure, then do the evaluation of inherent risk based on what? Professional judgment of the auditor, experience gained during the previous audits and evaluation of controls by the management।
अब उन कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपना, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बट इंटरनल कंट्रोल्स का अच्छा होना या बुरा होना किस पे निर्भर करता है, इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट पे। सो इफ एनवायरमेंट इज गुड द कंट्रोल्स आर गुड, इफ एनवायरमेंट इज बैड if environment is bad, the controls are bad. And based on all these things, the decisions whatever you take, आपको क्या करना होगा, टू थिंग्स पे बेस्ड, थ्री थिंग्स कौन से जजमेंट इज फाउंड बेस्ड ऑन मटेरियलिटी, inherent risk and controls. Auditor will formulate the audit strategy. Very good. आगे बढ़ते, डिजाइनिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी खत्म हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते, ये आपको बताना क्या, ये होमवर्क क्या दिया था ये आपको, ये सब रीडिंग करने के लिए, ये सब सेम था। ओके, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, कर सकते क्या अपन, 600, 610, 620। एक्सपर्ट कौन है, अ पर्सन अदर देन हैविंग द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटिंग, बराबर। ओके, वेरी गुड। सो अब आपको एकदम मस्त बताना है कि ये सब तो ठीक है, सिंपल है ये सब, प्रिंसिपल्स, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मुझे बताना है कि व्हेन कैन द ऑडिटर, दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, मस्त एकदम आपको बोलना, आपको आता है ये क्वेश्चन, व्हेन कैन द ऑडिटर रिलाई ऑन द सर्टिफिकेट्स गिवन बाय द मैनेजमेंट। Auditor can use the certificates from the management, but only when sufficient appropriate audit evidence is not available. It is an additional evidence, but कुछ कंडीशंस है जिसके बदौलत अपन वो सर्टिफिकेट पे रिलायंस रख सकते हैं। और कौन से सर्टिफिकेट है वो, सॉरी कौन से कंडीशंस है वो। नंबर 1, इट इज नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्ट वेरिफिकेशन, बोलो। नंबर 2, हाँ बोलो, कस्टमरी, पक्का, श्योर, कस्टमरी बोलने का है उसको, वो थर्ड पार्टी के लिए बोलने का कि मैनेजमेंट के लिए बोलने का, श्योर। कस्टमरी मतलब आपको यही बोलना है, इट इज ऑर्डिनरी डेल्ट इन। हाँ बच्चा, हाँ ऑर्डिनरी डेल्ट इन, तो किसके लिए आएगा, मैनेजमेंट के लिए आएगा या थर्ड पार्टी के लिए आएगा, श्योर। चेक करो जल्दी, कहां, हाँ पेज 45 क्या लिखा हुआ है, इट इज कस्टमरी फॉर द कंपनी टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैनेजमेंट। क्या कह रहे हो, क्या कहना क्या चाह रहे हो, कस्टमरी मतलब क्या, एक रिवाज। आपको ये बोलना है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, आपको ये बोलना है क्या कि द सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन इन सच रिस्पेक्ट इन विच इट इज नॉर्मली डेल्ट विथ। बच्चा आना है पेज नंबर 45 पे, थर्ड पार्टी, पूरा सस्पेंस आपने ये कर लिया, बट कोई बात नहीं। बी वाला पॉइंट पढ़ना, सर्टिफिकेट फ्रॉम थर्ड पार्टी में। शब्दों को देख के इमोशनल नहीं होना। बी पॉइंट क्या लिखा है बेटा, द सर्टिफिकेट रिलेट्स टू एन आइटम्स विच इज नॉर्मली डेल्ट विथ और हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी। याद है अपन ने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था कि बैंकर कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ना आर्किटेक्ट कभी भी कितना बैंक बैलेंस है उसका सर्टिफिकेट दे सकता है। थोड़ा हंसो अभी, है ना, समझ में आया आपको। वो कस्टमरी जो है वो क्या कहता है कि देखो ये आम जिंदगी में ये रिवाज है कि ऑडिटर्स सर्टिफिकेट लेते हैं मैनेजमेंट से, वो कस्टमरी है, कस्टम, ट्रेडिशन। समझा नहीं समझा आपको। सो वो जो कस्टमरी है वो इंटरप्रिटेशन अलग मत करो उसका। परफेक्ट, बोलो ना, यस वेरी गुड, ऑसम। अब बोलो मुझे, in which circumstances can the auditor accept the certificate from the management। number 1, it is not capable of direct verification, prima क्या कहेंगे, बोलो ना, it is not capable of direct verification, there is internal check, there is what, prima facie agreement with the books of accounts, and it is put to the common sense test। याद है ये 4 बातें थी। अब उसके बाद मुझे बताना कि सर्टिफिकेट फ्रॉम थर्ड पार्टी, अब तो बता दिया, सस्पेंस तो निकल गया, तो भी बिना देखे बता सकते क्या। नंबर 1, नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्ट वेरिफिकेशन है ही। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी बाय द पर्सन हु इज रेप्यूटेबल एंड ट्रस्टवर्दी, बराबर। उसके बाद प्राइमा फेसी इन अग्रीमेंट, एंड फोर्थ पॉइंट, इट इज इन नॉर्मली डेल्ट, जी ना। उसके बाद मुझे बताना क्या हम लोग एक्सपर्ट से सर्टिफिकेट ले सकते हैं क्या, एक्सपर्ट से सर्टिफिकेट ले सकते हैं क्या, यस। सो एक्सपर्ट से सर्टिफिकेट लिया तो जिम्मेदार कौन, ऑडिटर या एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ही जिम्मेदार होगा, यस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या ऑडिट एविडेंस है क्या, बोलो, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस है क्या, यस।
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस है, बट क्या वो अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है क्या? बट क्या वो किसी दूसरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? यस। अब मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, दो बातें होंगी, एक तो आपको डाउट आएगा या तो डाउट नहीं आएगा। डाउट आया तो आपने मैनेजमेंट के साथ क्या करना होगा? डिस्कशन करना होगा, डाउट को सॉल्व करना होगा। डाउट सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो यू हैव टू अगेन टेस्ट द इंटीग्रिटी, और अगर फिर भी नहीं तो यू हैव टू डू व्हाट? इन ऐसे नंबर 705 में आपको रिपोर्ट करना होगा। बट अगर मांगा और दिया नहीं, इट विल अगेन एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑफ स्कोप एंड स्टिल यू रिपोर्ट इन दी ऑडिट रिपोर्ट अंडर 705। मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे देने का। ओवर है क्या यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या लिखा हुआ है? यही सब लिखा हुआ है। ओके, ओ माय गॉड, चैप्टर इज व्हाट? ओवर। चैप्टर 2, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? यस और नो? चलो फटाफट बोलना। चैप्टर 2 में अपन ने क्या क्या पढ़ा? फटाफट क्वेश्चन। सबसे पहले कमेंसमेंट होने के पहले, फिर ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर्टिफिकेट्स। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट ऑडिट प्रोग्राम के मॉडिफिकेशंस के बारे में। यही क्रक्स था क्या मेन? हाँ, चैप्टर 2 कॉन्फिडेंस। यस, इजी, आगे बढ़ सकता हूं। वेरी गुड। चैप्टर 3 किसके बारे में बात करता है? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। कुछ याद आएगा इसमें से? आएगा? श्योर हो आप लोग? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे को तो लग रहा है। आएगा? अरे बहुत भारी पड़ा अपन ने। बोलो। सो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसका फ्रेमवर्क, इंटरनल कंट्रोल। क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये आंसर देख के इसलिए अभी आप कैप कैप चिल्ला रहे, नहीं तो ऐसे याद नहीं आता। ध्यान से देखना, सुनना और जवाब देना। इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर। अच्छा, कैप कैप कर रहे, बोलो कैप में क्या आता? हाँ, कंट्रोल एनवायरमेंट। बस वो उतना ही दिखा था, कंट्रोल एनवायरमेंट। अब नहीं आता आगे। हाँ, अकाउंटिंग प्रोसीजर। एंड पी मतलब क्या? बोलो ना क्या है? कंट्रोल प्रोसीजर्स। ऐसा? ठीक है, चलो देख के बोलो फटाफट। सी मतलब क्या? कंट्रोल एनवायरनमेंट। ए मतलब अकाउंटिंग सिस्टम, और पी मतलब कंट्रोल प्रोसीजर। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? बोलो वापस एक बार। इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? उसमें होनी चाहिए तीन बातें। कौन सी? एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल प्रोसीजर। कंट्रोल प्रोसीजर क्या है? एनीथिंग अदर देन कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम कम्स अंडर व्हाट? कंट्रोल प्रोसीजर। अकाउंटिंग सिस्टम में कौन से वो 10 पॉइंट है, आपको याद है? बोलो बोलो बोलो। आइडेंटिफाई, असेंबल, एनालाइज, क्लासिफाई, कैलकुलेट, रिकॉर्ड, समराइज एंड रिपोर्ट। याद है? ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। वेरी गुड। एनवायरमेंट तो क्या है? एनवायरमेंट इट अफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स और द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के आपको बताना होगा क्या क्या चीजें बतानी है आपको? नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर। आंसर नहीं दिखाऊंगा आपको, बॉटम में देखो आपको दिखेगा। नेचर, स्कोप, बोलो आगे आगे। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। सो नेचर क्या है? इट इज द सेट ऑफ, याद है? इट इज अ सेट ऑफ इंटरनली जनरेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट, एंड इट इज टू बी मेंटेन्ड बाय द मैनेजमेंट ऑल्सो। उसके बाद स्कोप की बात करेंगे तो दो तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू ऑडिट एंड कंट्रोल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑडिट। ऑडिटर इज कंसर्न विद विच कंट्रोल्स? कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू दी ऑडिट। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है बच्चों? ऑथराइज वीआरएस। याद है क्या आपको? ऑथराइज वीआरएस। तो सबसे पहले ऑथराइजेशन है क्या? नहीं। वेरिफिकेशन इज डन एट रीजनेबल, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डन एट रीजनेबल इंटरवल्स। एंड लास्ट में क्या है? सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। याद है क्या आपको? बोलो वापस एक बार, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? ऑथराइजेशन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। ऑथराइजेशन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट रीजनेबल इंटरवल्स, एंड क्या कहेंगे? एसेट्स आर सेफगार्डेड। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब अगला सवाल, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम कंट्रोल्स? याद है क्या? वेरी गुड, देख देख के बोल लिया है ना? बोलो। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? रिकॉर्डेड आरटीपीस की सीडीज वैल्यूड है। बोलो और एक बार। रिकॉर्डेड आरटीपीस की सीडीज वैल्यूड है। बोलो रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड बराबर बराबर ना? रिकॉर्डेड मतलब वेदर दे आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड। आरटीपी रियल टाइमली एंड पोस्टेड। सीडी classified and disclosed. S मतलब summarized, valued, properly valued. Easy एकदम. Next question. Limitations of internal control.
देख लिया यार आपने। बोलो लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आई एम सी हनी। याद है आप सीए हो, आपको प्राउडली बोलना है। बोलो, आप जितने जोर से आई एम सीए बोलोगे उतने जल्दी आप सीए बन जाओगे। 2017 इज द ईयर यू हैव टू लुक फॉर। बोलो, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? बोलो ना, आई एम सीए सी हनी। थोड़ा सी हनी भी बोलो ना, आई एम सीए सी हनी। अब आंसर तो अंदर का आता है नहीं। आई मतलब क्या? inadequate procedure. M मतलब manipulation by management. I मतलब inadequate procedure. I मतलब inadequate procedure. I मतलब inadequate procedure. M मतलब manipulation by management. C मतलब cost. C मतलब cost. C मतलब I मतलब inadequate procedure. M मतलब manipulation by management. C मतलब cost. A मतलब abuse of authority. A मतलब सी मतलब क्या? कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज। एच मतलब ह्यूमन एरर। एंड लास्ट में एन मतलब नो कंट्रोल ओवर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। ओके, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, स्ट्रक्चर तो ये अपना सेम था क्या? अपना ऑथराइज वीआरएस जैसा। वेरी गुड। उसके बाद आप जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स में दो बातें कौन सी? इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स आएगा क्या कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में? तो कैसे बोलते हैं? बोलो ना, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। चेक इंटरनल चेक डिफाइंड बाय whom? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। जो सिलेबस में नहीं फिर भी डेफिनेशन बोल दे रहा हूं फटाफट। इट इज डिफाइंड एज चेक्स ऑन डे टू डे ट्रांजैक्शंस व्हिच ऑपरेट कंटिन्यूअसली एज अ पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम वेयर बाय वर्क ऑफ वन पर्सन इज प्रूव्ड इंडिपेंडेंटली और इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वर्क ऑफ अनदर। ऑब्जेक्टिव बीइंग प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ओके, अगला सवाल आपको आएगा नहीं आएगा पता नहीं। What are the objectives of internal check system? मत देखना बुक में, उसका अपन ने मस्त चार्ट बनाया हुआ है, आपको आता है नहीं? आपको कुछ तो चाहिए, उसके लिए आप ये करते हो, आप वो करते हो। बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। हम्म। अच्छा, हाँ, आता है क्या आपको? कुछ याद है क्या? हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। मैं ढूंढ रहा हूँ, आप बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे मिलता तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक। ये है क्या? ये नहीं है। जानो दो ना, मुझे नहीं देखना। मैं आपको दिखाना चाह रहा था मैं, बट मुझे नहीं देखना है। बोलो ना आप। हाँ, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, यू वांट टू हैव व्हाट? इंटीग्रिटी। ऐसा कुछ भी बोलने का, सिर्फ यू वांट इंटीग्रिटी। हाँ, एंड चलो पूरा पूरा जितना आता टूटा टूटा वो तो बोलो। इंटीग्रिटी, सब्जेक्ट देम टू प्रॉपर स्क्रूटिनी एंड चेक। उसके बाद लोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे? हाँ, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। फिर क्या होगा उसके वजह से? और एक नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हाँ, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ। ठीक है, फटाफट बोलो क्या क्या हुआ? डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स विद ईज, बराबर। अवॉइड एंड मिनिमाइज द एरर्स एंड फ्रॉड, increase the efficiency of the working, locate responsibility areas to protect the integrity of the business. You have to subject them to proper scrutiny and check and prevent and avoid misappropriation or embezzlement of cash. याद आया क्या आपको? बोलो ना बच्चों। यस, वापस एक बार बोलेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम? बोलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। व्हाट यू वांट टू प्रोटेक्ट? द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस। सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट, याद आ गया आपको है ना? टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस यू हैव टू subject them to proper scrutiny and check. If you subject them to proper scrutiny and check, you will locate the responsibility areas, so there will be detection and prevention of errors and frauds. So detection क्या होगा? It will reduce the misappropriation of assets and also it will increase the efficiency of the staff. Okay, अगला सवाल मुझे बताना आप, effectiveness of internal check depends upon what? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके हिसाब से डिवीजन ऑफ वर्क। देन क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब सेग्रीगेशन ना रे बच्चा। क्या होना चाहिए? वेरी गुड, स्टैंडर्डाइजेशन और समय समय पे अप्रेजल।
क्वेश्चन क्या था? कम ऑन, चैप्टर 3 इज ऑलमोस्ट ओवर. बोलो बोलो. बोलो ना. इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल चेक. बोलो, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल चेक डिपेंड्स अपॉन व्हाट? Clarity of responsibility, division of work, standardization and appraisal. Okay, मुझे बताना, what are the points to be considered for framing the system of internal check? ये effectiveness था, उसके ऊपर objectives था. अब पढ़ रहे framing. confusion नहीं, पहले पढ़ा objective, उसके बाद पढ़ा effectiveness, अब पढ़ रहे framing. 1 2 3 go. No single person. याद आया क्या? आया क्या? हाँ जी, let's do it then. No single person can handle the transaction from start to end. No single, बोलो ना. No single person can handle the transaction from start to end. Rotation of duties from time to time without giving any previous notice. No single person. अरे भूल गए क्या तुम लोग? Come on ना. No single person can handle the transaction from start to end. Rotation of duties from time to time without giving any previous notice. Employees should be encouraged to go on leave at least once in a year. No single person can handle the transaction from start to end. Rotation of duties from time to time without giving any previous notice. Employees should be encouraged to go on leave at least once in a year. Segregation of accounting and custodial function. No single person can handle the transaction from start to end. Rotation of duties from time to time without giving any previous notice. Employees should be encouraged to go on leave at least once in a year. Segregation of accounting and custodial function. Accounting control over important class of asset. No single person can handle the transaction from start to end. Rotation of duties from time to time without giving any previous notice. Employees should be encouraged to go on leave at least once in a year. Segregation of accounting and custodial function. Accounting control over important class of assets. To mechanical devices such as automatic cash registers should be employed. उसके बाद last 3 points, budgetary control, stock taking, elimination of conflicting responsibilities and periodical verification. जब बात उसके बाद मुझे बताना, internal audit कौन करेगा? To examine and evaluate the efficiency of the system which is framed by management. रिव्यू द सिस्टम. ये सब इजी है, ये इजी है. मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग होमवर्क के लिए दिया था, याद है? कौन से क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट एंड चेकलिस्ट. ठीक है ठीक है ठीक है. आगे जाते हैं. इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट. ओके, बोलेंगे व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क. बोलो, what are the 3 components of audit risk? Control risk, inherent risk and detection risk. Risk मतलब क्या कहा था? The possibility or susceptibility of an account balance, class of transaction or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements. बराबर. If it is seen before internal controls, after internal controls, but controls fail to prevent, detect, correct these misstatements, and if auditor fails to detect it, detection risk. Control risk and inherent risk are together called as risk of material misstatement. Control risk ज़्यादा तो inherent risk ज़्यादा, inherent risk और control risk ज़्यादा तो detection risk कम. एकदम आसान है क्या? Very good, easy. आगे बढ़ते हैं. ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिंपल है. रिलेशनशिप हो गया, डिटेक्शन हो गया. इंटरनल कंट्रोल स्मॉल बिजनेस, रिपोर्टिंग क्लाइंट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस. ठीक है, पढ़ लिया, खत्म हो गया. 3rd चैप्टर भी इजी है क्या? आप बढ़ते हैं अगले चैप्टर से. आपका आगमन हो गया इस चैप्टर में, बधाई हो. आप अभी ठंडे थे, मतलब रिटायर्ड प्लेयर थे, आप एक्टिव हो गए. अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं. कौन सा बच्चों? 5th वाला. नाम तो बोल सकते हैं क्या? पहुंच रहा हूं तब तक. स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स. बोलो क्या पढ़ना है अपने को? स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स. ओके, तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे अपन? ऑब्जर्वेशन. याद है कि इंक्वायरी क्या? ऑब्जर्वेशन किससे किससे? इंक्वायरी. जहां चलो बोलो, व्हाट इज इंक्वायरी? ज्ञानी से ज्ञान लेना. क्या कहेंगे? इंक्वायरी से ज्ञानी से ज्ञान लेना. अब कैसे फॉर्म में आ गया देखो. आप आंदो सर, आप ऐसा मजा आ गया उसको. बोलो, ज्ञानी से ज्ञान लेना. आई एम सो हैप्पी कि आप लोग को याद आ रहा है क्या ये सब चीजें?
बहुत भारी पड़े रहे अपन, बोलो ज्ञानी से ज्ञान लेना। ओके, सो मुझे क्या बोलना, सीकिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन। इससे क्या होगा, अब दो बातें होंगी, इट इज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बोलो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो तो क्या, इट कैन बी रिटन और ओरल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, बट if it is outside, it should be written and formal, and it will give you, bolo inquiry, the auditor should not hesitate the to ask the information, yes or no, पक्का ना, वो नहीं है उसके लिए, he should not hesitate to ask for the information, बराबर के नहीं, वो एनालिटिकल रिव्यू के लिए वो आएगा बेटा, उस पे भी रुक जा, हाँ देख लो ऐसा चैलेंज, कम ऑन ब्रिंग इट ऑन, यस, किधर है क्या, है क्या, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आखिर आखिर बच्चे किसके हैं, है ना, चलो, सो बोलो वापस एक बार, कौन सी बात कर रहे हैं अपन, इंक्वायरी, इट इज वन ऑफ द मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, कैसे एविडेंस प्राप्त करते हैं, सीकिंग नॉलेज फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन, बराबर, इट कैन बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, बट इफ इट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी रिटन एंड फॉर्मल, it will give you that information which was previously not available with the auditor, and auditor should not hesitate to ask for information. Okay, what is confirmation? It is also a method to obtain audit evidence, and it is a response. It is what? Response to the inquiry. अब सबसे पहले वो timeline पे आएगा, the procedure for making the external confirmations, याद आता है आपको, आएगा यार, क्या बात है, from the end of the financial year within 15 to 21 days auditor should send the statements of confirmation. तो statements of confirmation बेचने के लिए क्या करना होगा, it should be as on the date or बैलेंस शीट डेट और एनी अदर डेट, एंड द नंबर ऑफ डेटर्स क्या होना चाहिए, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑडिटर, अगर लार्ज है तो सैंपल, स्मॉल है तो ऑल, बराबर, प्लस आपको क्या लेना होगा, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट फॉर द स्टेटमेंट, और उसके ऊपर आपने क्या रखना होगा, कंट्रोल, फिर अब उसको भेजना होगा, इट विल बी अंडर कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ द ऑडिटर, इट शुड बी एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड इन द नेम ऑफ द ऑडिटर, बट पोस्ट हो गया, अब क्या होगा, दो बातें होगी, क्या होगा, एक तो डिलीवर्ड और नॉट डिलीवर्ड, इफ इट इज नॉट डिलीवर्ड सेंड इट बैक टू द करेक्ट एड्रेस, उसके बाद दो बातें होंगी, रिप्लाई रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, रिप्लाई नॉट रिसीव्ड सेंड देम दी रिमाइंडर्स, उसके बाद मैच होगा या नहीं होगा, अग्री और नॉट अग्री, क्या होगा, यू इफ इट इज नॉट अग्रीइंग यू मेक श्योर यू रिकंसाइल, एंड रिकंसिलेशन शुड नॉट बी ऑन द अकाउंट ऑफ ओमिशन, और अगर ओमिशन है, and if it is on account of dispute make necessary provision. ये क्या पढ़ लिया अपन ने, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, सो क्या अपन ये डेटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या अपन ने क्रेडिटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जी, उसके बाद ये हो गया इंक्वायरी, हो गया ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन तो हो गया, ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट अ प्रोसेस विच इज बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स, याद है क्या, वो मस्त चाय कॉफी पी रहे थे, वो ऐसे, हाँ एकदम एक नंबर, राइट, सब कुछ याद आएगा आपको, बोलो क्या कहेंगे, इट इज लुकिंग एट अ प्रोसेस विच इज बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स, बट क्या ये थ्रू आउट द पीरियड अवेलेबल होगा या ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम टिल इट इज ऑब्जर्व, द evaluation can be done only at the point till it is observed. So ये हो गया किसके बारे में बच्चों, confirmation. Now comes observation, sorry, now comes your favorite essay number 520, analytical review procedures. देखो बच्चा मौका दे रहा हूं, एक बार देख के बोलना है क्या, हाँ इधर देखो, हाँ मेरे आंखों में देख के बोलना, फिर बस मेरे आंखों में सब आंसर है, चलो, सो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, इट इज वन ऑफ द सब्सटैंटिव टेस्ट टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, बराबर, सब्सटैंटिव मेथड है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का, उसके बाद नेक्स्ट क्या, हाँ, come on, you can do it. It is a part of substantive test to obtain audit evidence as a part of what, doing what, हाँ, एक तो कंपैरिजन और दूसरा रिलेशनशिप, कंपैरिजन बोलो पहले, बोलो ना, with the prior periods, with the anticipated results and industry information. वेरी गुड, मैंने कहा था ना ट्राई करो, देख के बोलना आसान है,
बट खुद से जब बोलोगे कॉन्फिडेंस ऐसा शूट अप होगा ना, मजा आ जाएगा। रिलेशनशिप, दो बातें कौन सी, फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद क्या क्यों करना है इसको, टू असिस्ट द ऑडिटर, टू एंश्योर, हाँ टू एंश्योर, देख देख के बोल रहा तू, धोखेबाज, दगाबाज, हाँ बोलो, टू एंश्योर व्हाट, कंसिस्टेंसी विथ ईच अदर विथ नोन आइटम्स एंड ऑडिटर्स नॉलेज। शुरुआत से बोलेंगे अपन, वापस से शुरुआत से बोलेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करते रहेंगे, बट बिना बुक में देखे, एक एक, मैंने क्या बोला, एक एक करके सेंचुरी मारना है अपने को, है ना। ओके फटाफट, 1 2 3 गो। क्वेश्चन क्या है, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, क्वेश्चन क्या है बच्चों, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। सो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर की अगर अपन चर्चा कर रहे हैं, सो इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्ट विच इज ऑब्टेन्ड एज अ कंपैरिजन और अ रिलेशनशिप। कंपैरिजन किसके साथ, विद द एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, प्रायर पीरियड्स एंड इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, एंड रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल, टू एंश्योर कंसिस्टेंसी विद ईच अदर विद द नोन आइटम्स एंड विद द ऑडिटर्स नॉलेज। बराबर, तो इसका क्या, कैसा स्टेजेस क्या होंगे, मतलब अपन ने स्टार्ट, परफॉर्म और एंड। तो स्टार्ट कहां से होगी, प्लानिंग, उसके बाद परफॉर्म, एंड देन उसके बाद रिपोर्टिंग। वापस उसके 3 हिस्से बनाए थे, अब वो याद नहीं है। बोलो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट। हाँ तू देख देख के बोल, बुक बंद करता क्या तू, है ना, देख देख के बोलना नहीं, चीटिंग करना नहीं किसी ने भी, बोलो। देख लिया ना, अब बोल रहा स्टाइल मार के। आई एम सो लविंग इट, कितना मजा आ रहा है मुझे। ठीक है, ये एकदम छोटू सा कुछ जैसे चार्ट बनाया था, याद है आपको। सो सब्सटेंटिव टेस्ट, कंपैरिजन, रिलेशनशिप, यहां तक तो हो गए। एंचर कंसिस्टेंसी तक तो जान में जान आई। पर्पस में स्टार्ट परफॉर्म एंड तक भी जान आ गई। अब हम लोग पर्पस की बात कर रहे हैं। पर्पस में 2 3 हिस्से हैं। सबसे पहले है प्लानिंग, देख देख के बोलना है बोर्ड पे। नंबर 1 इज व्हाट, प्लानिंग। देन करना है सब्सटेंटिव टेस्ट, और तीसरा है ओवरऑल कंक्लूजन। बोलो स्टार्ट, परफॉर्म, एंड, क्या क्या है, प्लान, सब्सटेंटिव टेस्ट एंड, बोलो बच्चों, बोलो, प्लान, सब्सटैंटिव टेस्ट एंड ओवरऑल कंक्लूजन। बोलो वापस एक बार, प्लान, सब्सटैंटिव टेस्ट एंड ओवरऑल कंक्लूजन। इजी है क्या यहां तक, श्योर हो आप लोग, वेरी गुड। उसके बाद प्लानिंग में क्या करना होगा आपको, सेम पॉइंट है, वो अपन ने पहले चैप्टर 2 में पढ़ा था ना। बोलो, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, डिसाइड द रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, देन डिसाइड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कंपेयर फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल, फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल। अब सब्सटेंटिव टेस्ट में ये बहुत मजे आई है, सब्सटेंटिव टेस्ट में, बोलो बोलो बोलो, डिजाइन द स्ट्रैटेजी, उसके बाद हाँ, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग, और दूसरा पार्ट क्या है, कंक्लूजन। मतलब सब्सटेंटिव टेस्ट में पहले डिजाइन एंड परफॉर्म करेंगे और उसका कंक्लूजन, और डिजाइन एंड परफॉर्मिंग में सब पार्ट्स है। यस, ओके। अब शुरुआत से कम ऑन गाइस, ऐसे नंबर 520, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ऐसे नंबर 520, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव टेस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव टेस्ट। क्या कहेंगे उसे, 2 बातें, एक तो कंपैरिजन या रिलेशनशिप। कंपैरिजन किससे, एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, प्रायर इंफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। कंपैरिजन फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल, सॉरी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल, फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद टू एंश्योर कंसिस्टेंसी विद ईच अदर विद द नोन आइटम्स एंड विद द ऑडिटर्स नॉलेज। श्योर हो आप लोग, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या है, स्टार्ट, परफॉर्म, एंड, मतलब क्या, प्लान, सब्सटेंटिव टेस्ट एंड कंक्लूजन। सो प्लानिंग में क्या करना होगा, डिसाइड नहीं द, डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ द बिजनेस, अकॉर्डिंगली डिसाइड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, एंड देन यू डू द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल, फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद आपको करना होगा सब्सटैंटिव टेस्ट। सब्सटैंटिव टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डिजाइन एंड परफॉर्मिंग एंड कंक्लूजन। सो डिजाइन एंड परफॉर्मिंग में सबसे पहले क्या देखेंगे, सुटेबिलिटी है क्या, उसके बाद आपके पास कौन सा डेटा अवेलेबल
सुटेबल है, वो डेटा कितना रिलायबल है, उस पर कितना एक्सपेक्टेशन आप दे सकते हो, और फिर आपको डिफरेंस मिलेगा। हाँ या ना? हेडिंग्स तो याद है, अंदर का वो सोर्स बाद में अंदर है, वो पहले हेडिंग के ऊपर फोकस करने का। बोलो सबसे पहले सुटेबिलिटी, उसके बाद डेटा, फिर उससे क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन, एंड देन क्या कहेंगे? डिफरेंस। एकदम आसान है, वेरी गुड वेरी गुड। सुटेबिलिटी क्या कहेंगे सुटेबिलिटी के लिए? कि जो असर्शन अपन चेक कर रहे हैं, रिस्क को मद्देनजर रखते हुए कि क्या वो सुटेबल है या नहीं है। जो डेटा आपको अवेलेबल हुआ गया है कि क्या वो डेटा रिलायबल है या नहीं है, वो रिलायबिलिटी किससे ऊपर डिपेंड करेगा? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब उसके बाद आपका एक्सपेक्टेशन कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज। प्रिसाइज कैसे होगा? अब नहीं आएगा याद? हाँ तो बोलो ना, 3 4 जो भी हो। एक तो याद है आपको, डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा, बराबर। उसके बाद क्या? जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। तीसरा आता नहीं, ये बचपन से नहीं आ रहा। क्या है बच्चों? हाँ, एक्यूरेसी। अच्छा, रिजल्ट प्रिडिक्शन, वेरी गुड, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट प्रिडिक्शन। ठीक है, सो आपका एक्सपेक्टेशन कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज। तो प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन किसके आधारित पे होगा? नंबर 1 क्या कहेंगे? बोलो ना बोलो ना बोलो ना, डिसएग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद मोर इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन, ये कितना एक्यूरेटली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। फिर डिफरेंस मिलेगा, आप क्या करोगे? इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस एंड फिर यू रीच अ कंक्लूजन, बराबर कि नहीं? एंड दैट कंक्लूजन में गिव यू those misstatements which were not previously identified, and फिर ओवरऑल कंक्लूजन में वापस यही कहता है कि you do it at the near the end of the audit, confirm with the audit procedures and give the information। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से? बोलो। सो कंफर्मेशन हो गया इतना पढ़ के, फिर उसके बाद इंक्वायरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स हो गया, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस वो सिंपल, सैम्पलिंग बाकी है भाई। याद है कितना माथा फोड़ी करे थे? हाँ, बोलो। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आता है क्या आपको? बोलो ना। तो ये डिजाइनिंग, डिजाइन ऑफ सैंपल वो याद है? सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, ऐसा कुछ कुछ। बोलो, देख लिया? हाँ, अब बोलो क्या है? चलो एक एक पूछता हूँ। हेडिंग देखते, ऑडिट ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखो ना हेडिंग, गुड गुड गुड। आई होप आपको मजा आ रहा है, भूख लग रही है। अच्छा है। हाँ, याद आया ऐसा कुछ अपन ने लिखा था? देखो क्या होगा, कुछ नहीं पता चल रहा सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। सब नया नया लग रहा है ये। बोलो, सैंपल, कॉन्फिडेंस लेवल, पॉपुलेशन। हाँ बोलो क्या है ये? आपने सबसे पहले ऑडिट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? बेसिकली यू डिफाइन द मिसस्टेटमेंट। समझने की कोशिश करते हैं एकदम आसान भाषा में, ठीक है? याद आएगा सब कुछ। हम लोग ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, सैम्पलिंग करना है अपने को, तो सैम्पलिंग करने में ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं बेसिकली अपन? बेसिकली वी आर डिफाइनिंग द मिस स्टेटमेंट कि अपने को गलती क्या ढूंढनी है, बराबर। अपने को जो गलती ढूंढनी है उसके हिसाब से अपन पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे। देखना, जब भी अपन सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, मतलब अपन ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिट में सैम्पलिंग कर रहे हैं। सो अपने को सैम्पलिंग करना है, कोई बात नहीं है, बट अपने को कौन सी गलती ढूंढ के निकालनी है, पहले आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव वो होगा कि आप वो मिस स्टेटमेंट को डिफाइन करो। मिस स्टेटमेंट को डिफाइन करने के बाद आप देखोगे कि ये गलती आपको कहाँ प्राप्त हो सकती है। फिर आप वो गलती कहाँ से आपको प्राप्त होती है, उसके लिए आप क्या डिफाइन करोगे? आप डिसाइड करोगे आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज, बराबर। उसके बाद द सिस्टम प्रोड्यूसिंग द पॉपुलेशन शुड बी रिलायबल, एंड द पॉपुलेशन शुड बी होमोजीनियस एंड आइडेंटिफाइबल, एक्सेसिबल, आइडेंटिफाइबल। यस और नो? सो ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद जब आपको पॉपुलेशन मिल गया, आप दो बातें डिसाइड करते हो उसमें से। सैंपल निकालने के लिए आपको दो बातें डिसाइड करनी पड़ती है, एक है कॉन्फिडेंस लेवल और दूसरा है प्रिसिशन लेवल। याद आता है कुछ आपको? ऐसे पढ़ा था हमने। एक है कॉन्फिडेंस लेवल और प्रिसिशन लेवल। व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल?
confidence level, the rate of risk found in the sample will be the equal to the rate of risk in the population. What is precision level? Precision is the attributes from the sample can be attached to the given population. तो क्या ये दोनों मिरर इमेज है क्या दोनों की? बराबर. अपने को हाईएस्ट कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए एट द हाईएस्ट प्रिसिशन लेवल. बराबर. तो इसके हिसाब से अपन सैंपल को सिलेक्ट करते हैं. याद है इसका अपन ने एक बहुत सिंपल सिंपल चार्ट बनाया था, आपको याद है क्या बच्चों? देखो ये ऐसा कुछ चार्ट बनाया था, याद है आपको? याद है क्या? आएगा धीरे धीरे याद आएगा, नहीं आया तो नीचे आ जाऊंगा मैं, ठीक है? सो कॉन्फिडेंस लेवल और प्रिसिशन लेवल को मद्देनजर रखते हुए अपन क्या डिसाइड करेंगे? द सैंपल साइज. मतलब अपन सिलेक्ट करेंगे सैंपल को. तो सैंपल को सिलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स कौन से हैं बच्चों? बोलो ना. रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, बोलना. रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग एंड हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग में दो मेथड्स कौन से? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. उसके बाद नेक्स्ट में इंटरवल में ब्लॉक एंड क्लस्टर. बच्चे कौन से दो? मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग एंड हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग. बराबर. फिर आप लोग को इसके क्या मिलेंगे? सैंपल सिलेक्ट करने के बाद आपको सैंपल को क्या करना होगा? इवैल्यूएट करना होगा. इवैल्यूएट करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. बराबर. सो इवैल्यूएशन मतलब टेस्टिंग करोगे. सो टेस्टिंग किसका किसका होगा? एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स होगा या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होगा. बट टेस्ट ऑफ डिटेल्स या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना होगा? टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट. व्हाट इज टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट? मैक्सिमम टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट. Maximum misstatement that the auditor would accept is called as the tolerable misstatement. So tolerable misstatement define करेगा, plus he will also project the misstatement कि इतनी गलती है तो पूरे सैंपल में इतनी गलती है तो पूरे पॉपुलेशन में कितनी गलती होगी. एंड उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा सैम्पलिंग रिस्क. याद है द डिफरेंस बिटवीन द रिस्क इफ द एंटायर पॉपुलेशन वाज सब्जेक्ट टू टेस्ट. बराबर. वो याद है अपन ने पढ़ा था ऐसे. वेरी गुड. सो अगर वो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट से एक्सीड कर जाता है आपका टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट तो कहेंगे द सैंपल इज नॉट रिलायबल. एंड इंटरनल कंट्रोल्स की भी क्या कहता है? देयर इज एन अनएक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क. तो ये चीजें हमने सैंपलिंग के बारे में पढ़ी थी पूरी. पॉपुलेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, प्रिसिशन, मिसस्टेटमेंट, सैंपलिंग रिस्क, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, रेट ऑफ डेविएशन, इंटरवल सैंपलिंग, ये सब चीजें पढ़ी थी. कुछ याद आता है क्या आपको? रिस्क बेस्ड ऑडिट. सिर्फ ऐसे करते रह गए थे अपन, अब आपको कुछ भी याद नहीं है. रिस्क बेस्ड ऑडिट मतलब ऑडिट शुड बी कंसिडर्ड ऑन ओनली ऑन दोज एरियाज वेयर द रिस्क इज हाई. बराबर कि नहीं? रिस्क हाई कहाँ पे कंसिडर होंगे? जो एरियाज बहुत मटेरियल होंगे, जहाँ पे नेगेटिव आउटकम आने के चांसेस होंगे. सो आपने कौन सी बातें करी थी यहाँ पे? ये हेडिंग सिर्फ देखना, आ जाएगा आपको. अंडरस्टैंड दी ऑडिट इज ऑपरेशन. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? रेसिडुअल रिस्क, मैनेज द रेसिडुअल रिस्क. एंड बाकी क्या कर देंगे अपन? रिपोर्ट इन्फॉर्म. तो बस आपका फेवरेट चैप्टर अभी कौन सा? कंपनी ऑडिट. ये तो आंखें बंद करके आप बोल सकते हैं. डिविडेंड, आईपीएफ, ऐसा वैसा. फिर ऑडिटर्स लाइबिलिटी, फिर ऑडिट रिपोर्ट, फिर ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सब फिर तो इजी वाले चैप्टर्स है. मतलब क्या मजा आ गया. आपको मालूम है? नहीं, ब्रेक तो नहीं होगा. आपको मालूम है 1 घंटे भर में आपने इतने चैप्टर्स रिवाइज करे हैं. क्या आपको कॉन्फिडेंस है क्या? यस है या नहीं है? यस. वेरी गुड. अब बस कंपनी ऑडिट, ये तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए. हाँ, सवाल नहीं पूछो बस. अच्छा, ओके. हाँ, बिल्कुल भी मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है अपने को, ठीक है? 1 मिनट का ब्रेक चाहिए तो 1 मिनट ले लो. ड्रिंक्स ब्रेक, पानी वानी पीना है तो आप पी लो फटाफट. खाना ना कुछ नहीं है, 1 मिनट में सब फटाफट. कहीं जाना नहीं आपको? मैं यही हूं. मैं वर्चुअल वालों को भी बोल रहा हूँ मैं तो पता चले सर जा रहे कहीं, तो कहीं नहीं, यही हूँ. लास्ट 30 सेकेंड्स. लास्ट 30 सेकेंड्स नहीं, 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स. हाँ हाँ, जवाब दोगे अच्छा अच्छा एंड तक तो पार्टी को लेके जाऊंगा आपको, नहीं तो फिर जाओ. आज नहीं दे.
आज तो तुम टिफिन लाए होंगे तो तुम्हारा दिल ऐसे नहीं लाए। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद इमोशनल नहीं होंगे, जाएंगे जाएंगे मतलब जाएंगे, ऐसे कोई टेंशन नहीं। लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर नाउ, कंपनी ऑडिट। रेडी हो क्या आप लोग? हाँ, बोलने तक की जान नहीं बची आप में। बोलो कंपनी ऑडिट। ओके, सेक्शन नंबर 141, फटाफट एकदम फटाफट। सेक्शन नंबर 141। देख लिया ना यहाँ से, चीटर एक नंबर का। चलो बोलो, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट। विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट वेयर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। बराबर के नहीं? इफ अ फर्म इज टू बी अपॉइंटेड, क्या करना होगा? मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। एकदम आसान है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। बोलो डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। नहीं, फर्स्ट वाला क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। चेक कर रहा था आपको आ रहा कि नहीं आ रहा। बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। थर्ड पॉइंट, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? अ पर्सन हुज रिलेटिव हिज पार्टनर और अ पर्सन हिमसेल्फ, है ना, इज क्या कहेंगे? होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, द सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। बराबर क्या नहीं? और एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। हाउएवर अ रिलेटिव may hold up to very good, up to face value of rupees 1 lakh. अगर threshold limit से exceed हुआ, corrective action should be taken within 60 days. Corrective action should be taken within 60 days. Indebted in excess of rupees 5 lakhs, given any guarantee or security to third party in respect of the company audited, क्या कहेंगे उसको? 1 lakh. Okay, business relationship, qualified or disqualified? Disqualified, but he may be qualified if it is in the ordinary course of business at the arm's length price. Okay, उसके बाद मुझे बताना, a person whose relative is a, क्या कहेंगे? A person whose relative is a employed as a director or is a director or is a key managerial person. Qualified or disqualified? Disqualified. A person in employment elsewhere. Qualified or disqualified? Disqualified. Maximum amount of maximum number of audits he can do is 20. But 20 में कौन से companies नहीं आते? Small company, one person companies, private company having paid up share capital less than 100 crores and dormant company. Section 8 company का समावेश यहाँ पे नहीं है. A person is convicted by court for an offense of fraud and a period of 10 years has not elapsed. Okay, prohibited under section number 144, not allowed. अगर appointment होने के बाद ये सब disqualification attract होते हैं, such a vacancy is called as casual vacancy. Okay, अब अपन बात करते हैं, वो feeling वाला section है बच्चा, वो feeling of casual vacancy है 139 subsection 8. Okay, 141 subsection 4 talks about casual vacancy. ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 139, फटाफट जवाब देना. 139 सबसेक्शन 6, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट. कहां से बोचे मेरे भाई, क्यों ऐसा धोखा देना चाह रहा है तुम मुझे? हाँ, क्या कमी रह गई थी मेरे पढ़ाने में? बोलना. बोलो 139 सबसेक्शन 6 क्या कहेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. फटाफट जवाब देना. द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. इफ दे फेल, पावर गोज टू shareholders. They make appointment within 90 days. Within the next 90 days, विद इन द नेक्स्ट 90 डेज ही है. मैंने पूरा पूरा समझाया आपको उसका. विद इन द नेक्स्ट 90 डेज. ठीक है, उसके बाद मुझे बताना कि उसका टेन्योर क्या होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. उसके बाद 139 सबसेक्शन 7, appointment of first auditor in case of government company appointed by comptroller and auditor general of India within 60 days, within 60 days from the date of incorporation. Okay, उसके बाद if they fail, power goes to board of directors and make appointment within 30 days. If they fail, power goes to shareholders. They will make the appointment within 60 days. They will make appointment within 60 days. Okay, the tenure will be till conclusion of first annual general meeting. Okay, उसके बाद अब सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग.
right? उसके बाद appointed for a period of 6th annual general meeting. The meeting in which he is first appointed is called as his first annual general meeting. At every annual general meeting, the matter should be placed for ratification. If it is not ratified, the board of directors will appoint another auditor. It will be a deemed casual vacancy. आगे बढ़ते हैं 139 सबसेक्शन 5 बोलो किसके बारे में बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 180 days from the commencement of the financial year. Tenure will be till conclusion of next annual general meeting. श्योर हो आप लोग till the conclusion of next annual general meeting. Okay, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 139 सबसेक्शन 8 फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी. क्या बोलेंगे फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी. ओके सो दो कंपनीज कौन से दो कंपनीज कौन से धीरे धीरे गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी. दो रीजंस कौन से रेजिग्नेशन एंड 3D. अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और रेजिग्नेशन के वजह से हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देंगे रिकमेंडेशन देंगे. दैट शैल बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स विद इन 3 months. ओके विद इन 3 months. उसके बाद अगर ये 3D है 3D में क्या क्या आता है डेथ डिसोल्यूशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. तो यहाँ पे कौन फिल करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद हाउ मेनी डेज 30 days. अगर ये गवर्नमेंट कंपनी चाहे वो 3D हो चाहे वो रेजिग्नेशन हो कौन फिल करेगा C&AG within how many days 30 days. If they fail power goes to board of directors and they will fill the vacancy within 30 days. Section number 140 subsection 2 किसके बारे में बात करता है ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. बोलो वापस एक बार ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. So अगर ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया तो इज सपोज टू फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADT 3 इन फॉर्म नंबर ADT 3 विद इन हाउ मेनी डेज 30 days स्टेटिंग व्हाट फैक्ट्स एंड अदर रीजंस कॉजिंग रेजिग्नेशन. गिव इट टू होम नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो ROC एंड कंपनी. बट अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो ROC कंपनी एंड C&AG. अगर नहीं करा उसने तो फाइन मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख. एकदम आसान है. सेक्शन कौन सा था ये फाइन का 140 सबसेक्शन 3. फाइन का कौन सा 140 सबसेक्शन 3. ओके 139 सबसेक्शन 2 किसके बात करता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. घुमाने के लिए क्या चाहिए पैसा. घुमाने के लिए क्या चाहिए पैसा. ओके तो पैसा किसके किसके पास है लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 crores. प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 crores. कंपनीज अदर देन A and B but having borrowings greater than or equal to 50 crores. Greater than or equal to 50 crores but not applicable to small company and one person company. An individual auditor shall not be appointed for more than one term of 5 consecutive years. An audit firm cannot be appointed for more than 2 terms of 5 consecutive years. A break in term of 5 consecutive years is considered as completion of consecutive years. Waiting period कितने साल का होगा 5 years. Transition period कितने साल का होगा 3 years. खत्म हो गई बात यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 177 ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी ये कौन से कंपनीज को लागू होता है पब्लिक कंपनीज को. पब्लिक कंपनीज को लागू होता है प्राइवेट कंपनीज को नहीं. पब्लिक कंपनीज में लिस्टेड को कोई कंडीशन नहीं डायरेक्टली लागू है. अनलिस्टेड को PBT 10 50 100. बोलो वापस एक बार PBT 10 50 100. यहाँ पे B मतलब क्या बोरोइंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है. ठीक है उसके बाद मुझे आप आगे बताएंगे इसलिए प्लेटफॉर्म इतना फाइट डालेगा ना वो ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ा था. क्लॉज 49 की रिक्वायरमेंट है वो और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात है वो. समझा ऑडिट कमिटी की बात नहीं करता हो. कंफ्यूजन नहीं होने का. ठीक है आगे बढ़ते हैं. आगे मुझे बताना रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. क्या कहेंगे सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन ओनली 140 सब है ना. हाँ 140 सबसेक्शन 1 रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. सो ये एक्टिविटी शुरू कौन करेगा
board of directors. They will pass a resolution and inform central government within 30 days. Inform number ADT2. Inform number ADT2. बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल क्या करना होगा? शेयर होल्डर्स शुड पास अ रेजोल्यूशन. विच रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन. विद इन हाउ मेनी डेज? कुछ भी टोकने का. 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 6 मंथ्स. बोलो. अगर दूसरा रहा तो तू पार्टी देगा मुझे. क्यों ऐसे? मैंने गलत बोला तो मैं पार्टी, तुमने गलत बोला तो तुमने पार्टी नहीं देने. हाँ? अच्छा, कहाँ देख रहा तू सेक्शन नंबर? बस क्या यार, मतलब इतना इतना तो आता मुझे. 140 सब सेक्शन 1. विद इन हाउ मेनी डेज? बोल रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको. नहीं, मेरे पे भरोसा नहीं आ रहा है इनको. दिल तोड़ दिया तूने. नहीं, तू अब देख ले. विद इन हाउ मेनी डेज? नहीं बेटा, देख ले यार तुम. विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज. ठीक है, ओवर. ओके, आगे बढ़ते हैं यहां से. उसके बाद आप मुझे बताएंगे सेक्शन नंबर 142. 2, ऑडिटर्स रेम्युनरेशन. 140 सबसेक्शन 2 नहीं बोला, 142 ऑडिटर्स रेम्युनरेशन. 140 सबसेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन दी रिटायरिंग ऑडिटर. याद है वो? उसको स्पेशल नोटिस दिया, फिर वो रोया, फिर वो सोया, फिर उसने रिप्रेजेंटेशन दिया. याद आया क्या वो कुछ ऐसा? हाँ ना? यस. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. ओके, उसके बाद मुझे बताना व्हाट आर द पावर्स ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर ऑब्टेन एक्सेस. सही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहने का, मैं मना नहीं करूंगा. ऑडिटर ऑब्टेन एक्सेस टू अटेंड जनरल मीटिंग टू रिपोर्ट टू मेंबर्स अबाउट राइट टू लीन. सो क्या है राइट टू लीन? इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फीस. बराबर. सेकंड पॉइंट क्या कहता है? राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स. मेंबर्स को कैसे रिपोर्ट करने का? मेंबर्स को कैसे रिपोर्ट करने का? वेरी गुड, फास्ट. अब सिर्फ इतना याद है, अंदर के पॉइंट्स याद है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट स्टैंडर्ड्स एंड ट्रू एंड फेयर व्यू. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट स्टैंडर्ड्स एंड ट्रू एंड फेयर व्यू. उसके बाद आगे बढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या? बोर्ड मीटिंग अटेंड कर. सुनो ना रे बच्चा, कैसे आंसर देते? क्या वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा क्या? क्या वो जनरल मीटिंग अटेंड करेगा? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. यस, मुझे बताना क्या वो ऐसी मीटिंग भी अटेंड कर सकता है जिसमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिस्कस नहीं भी हो रहे फिर भी? यस, हाँ, जनरल मीटिंग होनी चाहिए वो. ओके, क्या वो कौन से भी मैटर पे बड़बड़ कर सकता है क्या? नहीं, ओनली ऑन दोज मैटर्स विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर. उसके बाद बताओ, ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस देने का क्या? कब देने का? सुबह, शाम, दोपहर, रात या ऑल टाइम्स? ऑल टाइम्स. क्या वो ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है? क्या वो सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ओनली ड्यूरिंग दी कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी देने का क्या? कौन डिसाइड करेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? ऑडिटर. सफिशिएंट है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर. उसके बाद ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. पहली ड्यूटी, ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू सर्टेन मैटर्स. बोलो. ए फॉर एप्पल. कितनी इच्छा हो रही थी ना अंदर से एप्पल ऐसे. ए फॉर एडवांसेस, बी फॉर बुक एंट्रीज, सी फॉर कंपनी, डी फॉर डिपॉजिट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस, एफ फॉर कैश. और एक बार, ए फॉर एडवांसेस. बोलो ना. ए फॉर एडवांसेस, बी फॉर बुक एंट्रीज, सी फॉर कंपनी, डी फॉर डिपॉजिट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस, एफ फॉर कैश. ड्यूटी टू साइन दी ऑडिट रिपोर्ट. ड्यूटी टू कंप्लाई विद auditing standards. Duty to audit report. Duty to report on frauds. Duty to report on frauds. Section number 143 सबसेक्शन 12. प्यार से 12 बजाना. मुझे बताना कौन से फ्रॉड्स को रिपोर्ट करना जो हो गए हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं? हो गए हैं और हो रहे हैं. एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर और एज अ टैक्स ऑडिटर. एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ और लेस देन 1 करोड़. एक्सीडिंग 1 करोड़ इक्वल टू 1 करोड़ रिपोर्ट करने का क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 करोड़ का रिपोर्ट करने का के नहीं करने का? देख लो, चेक कर लो.
अरे तो देखना फिर बाद में मुझे बोलोगे तुम। कैसे करते हैं ना, छोटी छोटी बातें रहती है और इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर तुम बोलते हो सर हमने इतना पढ़ाई करा बट हमको मार्क्स क्यों नहीं मिलते। बोलो अब क्या हो गया। यू शुड बी वेरी केयरफुल। मैं कह रहा हूं ये इन बिटवीन द लाइन्स है, ये आपका फाइनल लेवल पे आपका इंटरप्रिटेशन माना जाता है। समझा नहीं समझा। इसीलिए एकदम अच्छे से ध्यान देना। ये रिवीजन में हर छोटी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू या सिर्फ ग्रेटर देन या 1 करोड़ मोर, मैं ये सारी चीजें कैच करता हूं मैं। एंड अभी तो आपको पता चल गया हो कि अब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो मैं आपको कच्चा दबा जाऊंगा फिर, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फाइनल लेवल पे, कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है। सो बोलो आप ध्यान रहेगा जिंदगी भर एटलीस्ट टिल एग्जाम्स तक। यस। हाँ तो इक्वल टू 1 करोड़ के रिपोर्ट करने के क्या, बोलो ना। हाँ ये तो एग्जाम में आप अभी कॉन्फिडेंस में ठोक के आ जाते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ तो करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिट कमेटी को ना रे। ठीक है चलो। उसके बाद मुझे बताना इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। इंडिविजुअली ठीक है ओके। कौन से रूल के तहत रिपोर्ट करेंगे अपन उसको, रूल 13 के। अगर मुझे बताना रिपोर्ट नहीं करा वो तो कितना जुर्माना लगेगा उसको, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 25 लाख। मिनिमम कितना 1 लाख मैक्सिमम 25 लाख। ओके टेल मी गाइस कौन से फॉर्म में रिपोर्ट करना है उसको, एडीटी 4 याद आ गया, 4 फॉर फ्रॉड। परफेक्ट है, कितने भारी लोग हैं तुम। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। ठीक है। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं जॉइंट ऑडिट की। जॉइंट ऑडिट के एडवांटेजेस याद आते हैं क्या आपको, नहीं आते। आते थोड़ा थोड़ा, चलो ट्राई करेंगे। शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज सामने रखता हूं, जिसको देख के बोलना है वो देख के बोल लेगा। ये हो गया टेस्ट ऑडिट वगैरह तो आपको आता है, ड्यूटीज हो गए, ड्यूटी रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स, फिर ये पैन जॉइंट ऑडिट। वेरी गुड, सही जा रहा हूं मैं, मतलब मुझे भी आता है। चलो बोलो जॉइंट ऑडिट क्या कहेंगे अपन, देख के बोलना है क्या, बोलो एक बार सिर्फ रीड करना है फिर बाद में आपको टॉर्चर करूंगा। बोलो शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्कलोड, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड सर्विसेज टू क्लाइंट। उसके बाद displacement of the auditor of a company taken over in a takeover is often prevented. In respect of multinational companies, work can be spread using the knowledge of local expert firms. उसके बाद लोअर कॉस्ट, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट एंड लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क एंड अ सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन। ठीक है अभी बिना देख के बोल सकते क्या, बोलो फर्स्ट पॉइंट शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, वापस एक बार शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड लोअर वर्कलोड। बिकॉज ऑफ sharing of expertise, advantage of mutual consultation and lower workload, there is better quality of performance and improved services to client। शुरुआत से फर्स्ट पॉइंट बोलना है इज्जत में, बोलो शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड लोअर वर्कलोड। बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड लोअर वर्कलोड, देयर इज बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव्ड सर्विसेज टू द क्लाइंट। इजी एकदम। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वो याद है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर इज ऑफन प्रिवेंटेड। इन केस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज द वर्क कैन बी स्प्रेड यूजिंग द नॉलेज ऑफ लोकल एक्सपर्ट फर्म्स। एकदम आसान है, परफेक्ट परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स कौन से है, लोअर बोलो ना बच्चों, लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट, बोलो शुरुआत से लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, बोलो एंड लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अ सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले फीस बीइंग शेयर्ड, बोलो क्या डिसएडवांटेज, फीस बीइंग शेयर्ड तो क्या हुआ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो क्या आया उसको, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, so common areas neglected, so there is uncertainty about liability for work done। ऐसे नंबर कौन सा, दोनों ने क्या बोला, नहीं तो ऐसे नंबर 299।
हम्म क्या बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी को सेक्शन 120 में लागू होता है क्या? क्या एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखने हैं क्या? बोलो फटाफट। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं क्या जिनको सब्सिडरी है? फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंसीडर किया जाएगा क्या? यस। फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 3 बराबर प्लस दी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो नहीं करोगे तो कंपनी कौन से जोन में आ जाएगी? रेड जोन। याद है क्या? कौन सी? रीजंस, इफेक्ट एंड डेविएशन। कौन सी तीन बातें? रीजंस, इफेक्ट एंड डेविएशन। वेरी गुड, याद है? देखो ये रेड लिख के दिया था आपको। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, याद है क्या आपको? मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख, जेल अप टू। कंपनी को नहीं, ऑफिसर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन मेंटेन करेगा, कंपनी या ऑफिसर? फिर इमोशनल हो जाता, तू बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता। बोलो क्या? कितना? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 माह? डिविडेंट मध्ये आहे ते बाबा, कसं कळत नाही? 6 महीने है क्या? 6 महीने? हाँ, नहीं ना? वेरी गुड। सो अप टू 1 ईयर। 1 साल, 50,000, 5 लाख या दोनों। ठीक है। नफरा, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ये सब इजी है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू एंड फेयर, ये सब सब आता है आपको, रिवीजन में नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, मुझे बताना दो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट के, कौन से? एक है इकोनॉमिक्स, एक यील्ड, और वो वैल्यूएशन के लिए पढ़ा था रे, वो इन्वेस्टिगेशन इसमें दिएगा ना। बोलो। प्रॉफिट के दो कॉन्सेप्ट, एक है इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड दूसरा है अकाउंटेंट्स कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द नेटवर्थ। और अकाउंटेंट्स कॉन्सेप्ट क्या है? इन मतलब क्या? सेल्स माइनस दी पर ऑल एक्सपेंसेस एंड परचेसेस। ठीक है, ये सब आता है आपको। डिविडेंड, डिविडेंड पॉलिसी, वो डिविडेंड का चार्ट बोल सकते क्या रे आप? देखना है क्या डिविडेंड का चार्ट? नहीं नहीं, इच्छा नहीं है। बिंदास बोल सकते हैं। पक्का? श्योर? ओके। डिविडेंड, डिविडेंड क्या? हाँ, 123। हाँ ठीक है, आगे मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करोगे आप? लेफ्ट से जाओगे, राइट से जाओगे? डायरेक्ट वहां से जाओगे? डिविडेंड देने के लिए सबसे पहले आप बनाओगे डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी याद है? ऐसे आगे जाए थे, फिर 4 बातें 5 बातें से लिखी थी, है ना? फिर आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी देखोगे। सबसे पहले लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, अर्निंग्स पर शेयर एंड द टैक्स ब्रैकेट ऑफ द शेयर होल्डर। याद आएगा आपको? यस। तो ऑडिटर, इज इट कंसर्न विद द डिविडेंड पॉलिसी? नो, he is only concerned with the validity and legality of the payment. However, can he assist in dividend payments? Yes. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे डिविडेंड में? हाँ, recommended by, पहले वो तो बोलना बच्चा। recommended by board of directors, declared by shareholders, दो बातें होगी। declared, not declared, not declared, nothing, declared, दो बातें होगी। final and interim. So final will be declared by shareholders, interim by board of directors. The amount of interim dividend is included in the final dividend. The amount of dividend cannot exceed the amount recommended unless permitted by articles of association. ठीक है? अब dividend का देना है अगर, तो सबसे पहले you have to transfer them, you have to have the money. So कहाँ कहाँ से sources of dividend कहाँ कहाँ से लाओगे आप लोग? करंट ईयर, पहले करंट ईयर का तो लेना, डायरेक्ट लास्ट ईयर क्यों जाने का? पहले करंट ईयर प्रॉफिट्स, देन लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडीज। वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताना, अगर करंट ईयर तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर लास्ट ईयर से दे रहे तो क्या कंडीशन है आपको? फर्स्ट, हाउ मच ऑफ द डिविडेंड, हाउ मच डिविडेंड? द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द पास्ट 3 years। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे? हाँ, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। श्योर हो आप लोग? एंड आफ्टर द विड्रॉल द बैलेंस शुड नॉट फॉल बिलो, हाँ, कितना? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स।
पक्का? पक्का? ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे बताना कि वो आने के बाद फर्स्ट यू विल सेट ऑफ द लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन एंड फिर आप दे सकते हो। उसके बाद यू हैव टू ट्रांसफर द पैसा आ गया, ट्रांसफर द मनी टू सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन विद द शेड्यूल्ड बैंक, बराबर, विद इन 5 days, बराबर, एंड इट शुड बी क्लेम विद इन 30 days। इफ इट इज क्लेम बट नॉट पेड, सो क्या जुर्माने होंगे? जेल up to 2 years, fine up to rupees 1000 per day, and simple interest at the rate of 18% per annum. But if it is not claimed within 30 days, so you have to transfer it to the separate bank account maintained with the scheduled bank within 7 days under unpaid dividend account. And after 7 years, it should be transferred to Investor Education and Protection Fund. अब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड पे चर्चा करें। कैसा मुंह बिगाड़ रहा बच्चा? सर क्यों कर रहे हैं? प्लीज ना सर, सर जाने दो ना, मुझे नहीं खेलना। खेलना पड़ेगा मेरे साथ आज आपको, ठीक है? चलो बोलो। सो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। तो कहाँ कहाँ से आएगा? सबसे पहले ग्रांट्स, उसके बाद डोनेशन। जो आज तक नहीं बोले ग्रांट्स और डोनेशन में क्या अंतर है, आगे, ठीक है? मैं जब जब रिवीजन करेंगे तब तब याद आएगा, तब तब बोलूंगा। फिर उसके बाद अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट क्या? प्रीवियस बैलेंसेस, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या? उनके ऊपर की इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर, प्लस वो डिविडेंड का पैसा जो प्रीवियस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का था पैसा, वो भी। फिर वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो तो आपको मालूम है, वो डिसगॉस्ड मनी वो भी आएगा। डिसगॉस्टमेंट पढ़ाया था ना रे? पढ़ाया था, ठीक है, ये गया। और उनके ऊपर का इंटरेस्ट, बट वो डिपॉजिट्स वगैरह वो सब कितने साल बाद जाएगा? आफ्टर 7 years, नॉट इमीडिएटली आफ्टर मैच्योर, ठीक है? रिजर्व्स, प्रोविजंस, वो सब आपको मालूम है, आपको पढ़ने दिया था। समाप्त। लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, क्या? कब आएगी लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर? 3 कंडीशन है। सर बस ना, लास्ट टाइम अपने उल्टा रिवीजन करा था यार, करा था ना, एक बार रिवीजन करा था ना वहां पे, सीधा नहीं किया था रे। यहाँ तक आए थे, अब ऐसा गए हैं, ठीक है? अपने पास बहुत टाइम है, ब्रेक दे दूंगा, फिर उसके बाद अपन ये करेंगे। पहले लाइबिलिटी खत्म करते हैं, छोटा चैप्टर है ये, खत्म होते से शुरू होता है। सो लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर कब आएगी? नंबर वन, देयर शुड बी ड्यूटी ओड, बराबर। देन देर इज अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, बराबर, बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस, एंड देर इज अ लॉस सफर्ड। यस और नो? नहीं याद आपको? लाइबिलिटी कब अराइज होगी? मत देखना बुक में। लाइबिलिटी कब अराइज होगी? व्हेन देर इज अ ड्यूटी ओड, मतलब आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई और उसके वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ, सो यू आर नेग्लिजेंट। फिर 2 सीन, कौन से? इंग्लिश सीन और अमेरिकन सीन। इंडिया में कौन सा सीन? इंग्लिश सीन, बराबर। तो क्या जो क्या बोलते थर्ड पार्टी, क्या उसको लेंगे, कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, बट अमेरिकन सीन में हाँ। सो लाइबिलिटीज 2 तरीके की, कौन सी? सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी। याद है, ये भी पढ़ा था अपन ने, पूरा गहराई में जाके हर एक सेक्शन को पढ़ा था उसमें। सिविल लाइबिलिटी मतलब कौन सी लाइबिलिटी? थर्ड पार्टी का लॉस हो उसे सिविल लाइबिलिटी, और क्रिमिनल लाइबिलिटी जो कानून के तहत हो वो, बराबर के नहीं? तो सिविल लाइबिलिटी में कौन से सेक्शन है? सिविल लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट है क्या कुछ ऐसा? पढ़ा था कि अपन हर एक सेक्शन में जा जाके घुस घुस के अपन ने बोले थे सिविल लाइबिलिटीज। याद है क्या कि अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत डाला हो, कुछ छूटा हो या कुछ झूठा हो, याद है ना? याद है क्या? प्रोस्पेक्टस के बारे में अपन ने जा जाके पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या कहा था? डायरेक्टर प्रमोटर उसने मिसलीड किया। फिर लाइबिलिटी फॉर मिसफीजिंग्स। फिर सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटीज कहाँ कहाँ पे आएगी? मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। उसके बाद पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट एंड लाइबिलिटी अंडर इनकम टैक्स, ठीक है? ब्रेक के उस पार चर्चा करेंगे
अगले चैप्टर्स के ऊपर जो है ऑडिट रिपोर्ट। सी यू गाइज आफ्टर द ब्रेक। धन्यवाद।